नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम यूनिट 2 स्टार्ट किए थे, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट। पिछले क्लास में हम ये देखे थे कि एसी डीसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एसी को हम कैसे प्लॉट करते हैं, डीसी को कैसे प्लॉट करते हैं। कुछ टर्म्स देखे थे जैसे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और साइकिल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। ठीक है, जो लोग भी पहला वीडियो नहीं देखें पहला वीडियो देख लें जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तभी ये दूसरा वीडियो देखें, पहले से दूसरा लिंक है। ठीक है, अब देखिए, आइए समझते हैं आगे की बात। अभी तक हम क्या समझे थे? अभी तक हम ये समझे थे कि डीसी वैल्यू क्या होती है, करंट या वोल्टेज कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर एक टाइम पे वो मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता है। बट एसी का के साथ क्या होता है, एसी एक अल्टरनेटिंग वैल्यू होती है, हर एक टाइम के बाद उसका वोल्टेज वैल्यू हो या करंट की वैल्यू हो वो चेंज होते रहती है। ठीक है, तो अभी तक बस हम इतना देखे थे, टाइम पीरियड और साइकिल हम उसी के दरमियान देखे थे क्या होता है। ठीक है, आज हम देखते हैं साइनोसोडियल इक्वेशन। साइनोसोडियल इक्वेशन मतलब हम जैसा कि ये कहें कि एसी जो होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर होता है। अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज वर्सेस टाइम टी का ग्राफ बनाएं, अगर हम एक कोई ग्राफ बना रहे हैं, ये क्या कर रहा है, अल्टरनेटिंग नेचर है, और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। यही चीज़ अभी तक डिस्कस किए थे। जिस टाइम के बाद रिपीट करता है वो बोलते हैं टाइम पीरियड, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में इस टाइम में एक सेकेंड में जितनी साइकिल आती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इस कर्व का क्या फ्रीक्वेंसी है। लेकिन क्या होता है कि हम जो भी कोर्सेज पढ़ते हैं और जो भी हमारे प्रैक्टिकल यूज में है, वो जो हमारे पास कर्व होता है, ये अल्टरनेटिंग कर्व किस नेचर का होता है, साइनोसॉइडल नेचर का। हम हर जगह क्या करते हैं, साइनोसॉइडल लेते हैं। और जो हमारा मेन जनरेशन है, जहाँ से वोल्टेज जनरेट होता है, एसी वोल्टेज जनरेट होता है, वो भी क्या करते हैं, वहाँ भी जो जनरेशन करते हैं, क्या हम प्रोड्यूस करवाते हैं, साइनोसॉइडल वोल्टेज। तो आखिर हम इतना साइन वेव पे क्यों फोकस करते हैं? ये तो नॉन साइन है, ये कैसा वेव है, नॉन साइन है, उसके साथ साथ पीरियोडिक है। साइन वेव का मतलब क्या है, साइन वेव का मतलब हमारा जो वोल्टेज या करंट होगा टाइम के साथ किस नेचर का होगा, साइन के नेचर का होगा। किसी भी रैंडम जिगजैग कर्व नहीं होगा, क्या होगा, साइन होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये साइन पे ही हम फोकस करेंगे, इसीलिए लिखा है साइनोसॉइडल इक्वेशन। क्यों साइन, क्यों नहीं हम स्क्वायर वेव ले लिए इसी तरीके से, क्यों नहीं हम ट्रायंगल बना लिए। पीरियोडिक होना चाहिए, अल्टरनेटिंग होना चाहिए, बट हम क्यों कर रहे हैं साइन? कुछ तो बात होगा, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। हाँ, बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे इम्पोर्टेंस की वजह से ही हम साइन प्रीफर करते हैं। और इतना इम्पोर्टेंस है कि जब हम जनरेशन कराते हैं तो उस बड़े से अल्टरनेटर में जो जनरेट करता है वोल्टेज, उसके अंदर में हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते हैं, कुछ ऐसी वाइंडिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज जनरेट हो गया है वो भी इस तरीके से जनरेट हो गया है। हम बेसिक लेवल से यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे कारण सिंपल सा है। क्या है, 2-4 कारण है, डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारा कारण नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बेसिक लेवल का कोर्स है। बट ये देखेंगे कि जो हमारा साइन वेव होता है उसको मैथमेटिकली एनालिसिस करना बहुत आसान होता है इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगुलर वेव या सॉ टूथ वेव या कोई भी XYZ वेव बने। देखिए, हमको तो ये पता है ना कि एसी अल्टरनेटिंग होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बस ये है कि किसी टाइम के बाद रिपीट करते जाएगा। क्यों साइन ही, क्यों? क्योंकि जब हम मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं आगे चल के इक्वेशन या जिस भी चीज़ के एनालिसिस करते हैं, उसमें साइन जो है सबसे ईजियर पड़ता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्यों ईजी पड़ता है, क्योंकि साइन वेव के साथ ये नेचर है कि साइन को जब भी हम डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं तो भी साइनोसॉइडल बनता है। जैसे साइन का कर्व क्या होगा, कोसाइन। कोसाइन भी तो साइनोसॉइडल है, बस कॉस है उसका नाम, लेकिन इसका भी नेचर क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से तो है, बस शिफ्ट हो गया है, कुछ शिफ्टिंग हो गई है, बट नेचर तो यही है। ये कॉस का कर्व है,
ये कॉस का कर्व है, कॉस थीटा वर्सेस थीटा। तो हम ये समझ में आया कि मैथमेटिकली क्या है कि साइन का जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा इक्वेशन पढ़ेगा कि साइन को डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का ही कर्व बनेगा। दूसरी बात क्या होती है कि साइन कर्व के साथ ये है कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एनालिसिस में अगर हमारे पास इस तरीके से कर्व बनता है तो फूरियर की मदद से, फूरियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी पीरियोडिक कर्व हो जो नॉन साइनोसॉइडल हो, ध्यान से सुनिए, कोई भी पीरियोडिक कर्व हो जो नॉन साइनोसॉइडल हो तो उसको हम साइनोसॉइडल साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हम साइन के फॉर्म में, इस नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक को भी साइन के फॉर्म में हम रिटेन कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली लिखना बहुत आसान है साइन को, किसी भी कर्व को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे बढ़िया हम साइन ही क्यों न लें, अगर कुछ है तो हम उसको लिख भी सकें साइन के फॉर्म में। तो दूसरा ये कारण है, और भी कारण है, बट बेसिक कोर्स में उतना इंपॉर्टेंस है ना, उतना कोई पूछेगा साइन। बस हम सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे तो एक बार डिस्कस कर लिया कि हम क्यों साइन ही लेते हैं। हर जगह आप देखेंगे इक्वेशन साइन ही का बनेगा, तो रीजन यही हो गया। ठीक है, ईजीएस्ट पड़ता है मैथमेटिकली, और हर जगह कैलकुलेशन वाइज, और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब लोग इसी पे काम किए हैं। तो इतना ईजी है कि अब हम जनरेशन भी कराते हैं तो यही डेवलप कराना चाहते हैं कि हमारा जो वोल्टेज बने वो भी साइनोसॉइडल बने। ठीक, आइए अब हम आगे की बात करते हैं। साइनोसॉइडल इक्वेशन अगर इस तरीके का वोल्टेज का है तो इसका जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू, ये स्मॉल v है, कैपिटल V, इसके नीचे लिखते हैं m। क्यों लिखते हैं अभी बताएंगे, साइन थीटा। ये कोई भी साइन कर्व को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर ये वोल्टेज का है तो हम क्या लिखे हैं, स्मॉल v इक्वल्स टू Vm साइन थीटा। अगर ये करंट का कर्व होता, अगर हमारे पास इस तरीके से कर्व होता, अगर ये I रहता यही चीज़, तो हम इसको क्या लिखते, स्मॉल i इक्वल्स टू Im साइन थीटा। ठीक, थीटा कहाँ से आया, जब हम मैकेनिकली जनरेटर से साइन वेव बना रहे थे तो उसके मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से हम क्या लिखे थे, थीटा। मैकेनिकल एंगल थीटा है, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वहाँ से थीटा उठ के आया है। थीटा को मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी। थीटा क्या है, थीटा क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो सर्किल में आप लोग को पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिजिक्स में ही तो होता है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर्किल फॉर्म में क्या होता है, हमारा जनरेटर सर्किल के फॉर्म में घूमता है, इसीलिए सर्कुलर फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर सर्किल में जो एंगल होता है, जो सर्किल है ये, तो ये थीटा होता है। इसी तरीके से ये चेंज होता है तो थीटा बदलता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और पर्टिकुलर किस टाइम के साथ, तो थीटा इक्वल्स टू, अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि हम थीटा को और क्या लिख सकते हैं, Vm साइन ओमेगा टी। इसी को हम बोलते हैं साइनोसॉइडल इक्वेशन। करंट के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, Im साइन ओमेगा टी। ठीक, ये बात सही है। एक और रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू, 2-3 रिलेशन याद करना है। एक रिलेशन तो ये याद करना है जो भी बताएं। एक रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगा इसको हम देख लेंगे। अब आते हैं, ये जो इंडिकेशन है, जो टर्म है उसको क्या है, स्मॉल v का मतलब क्या है,
स्मॉल v का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। स्मॉल v का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पे क्या है? v वोल्टेज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज वर्सेस टाइम t का ग्राफ है AC में, AC वोल्टेज का ग्राफ है, तो स्मॉल v क्या बोलेगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। Vm क्या है? पीक वोल्टेज। क्या है? पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज का कर्व बन रहा था वो मैक्सिमम किस वैल्यू को अटेंड किया? किसी वैल्यू को अटेंड किया होगा, तो उसको हम बोल देंगे पीक वोल्टेज। इसको हम जो डिनोट करते हैं कैपिटल V और इसके नीचे स्मॉल m। इंस्टेंटेनियस को हर जगह स्मॉल v से करते हैं। अगर ये इंस्टेंटेनियस करंट है तो स्मॉल i से करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस करंट और पीक करंट। ठीक, साइनसोइडल इक्वेशन से हम दो चीज देख के समझ गए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक वोल्टेज। क्या होता है दोनों? क्या होता है? अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब अगर हम पर्टिकुलर टाइम वो बदलते रहें, जैसे अगर ये पाई तक है, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, पाई मतलब 180, मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, हर एक वैल्यू पे जो वोल्टेज होगा, मतलब टी बदलने के साथ या थीटा बदलने के साथ जो वोल्टेज आएगा उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। पर्टिकुलर किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कौन सा वोल्टेज है वो फिक्स नहीं होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे वोल्टेज बदलेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बदलेगा। बट पीक वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो मैक्सिमम वोल्टेज अटेन किया रहेगा वो पीक, उसके बाद फिर कम होते जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हैं, ये भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, लेकिन मैक्सिमम की वजह से किसी इंस्टेंट पे एकदम मैक्सिमम हो गया है, इसीलिए उसका हम नाम दे दिए हैं पीक वोल्टेज। ठीक है, और ये जो इक्वेशन होता है उसमें इस तरीके से हम समझ जाते हैं, जो आगे होता है इंस्टेंटेनियस, जो Vm होता है पीक वोल्टेज। ठीक है, और हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक मैक्सिमम वैल्यू, ये दो चीज़ समझ गए। अब आज ये एवरेज और इफेक्टिव वैल्यू पे, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है इसको समझते हैं। एवरेज वैल्यू देखिए, समझते हैं इसको टर्म से ध्यान से। डीसी में हमें पता है, डीसी में क्या है कि वोल्टेज हो या करंट हो, डीसी में वोल्टेज हो या करंट हो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। वोल्टेज हो या करंट वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। बट एसी में क्या होता है, वोल्टेज हो या करंट हो वो टाइम के साथ चेंज होगा, वो टाइम के साथ चेंज होगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर हमसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे बताइए वोल्टेज, तो अलग है, यहाँ पे बताइए तो अलग है, यहाँ वोल्टेज अलग है, यहाँ वोल्टेज अलग है। हर एक टाइम पे वोल्टेज या करंट अलग अलग होगा। दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। बट डीसी में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए एसी में अलग अलग वोल्टेज की वजह से अलग अलग वैल्यूज आती हैं। डीसी में तो ना हम एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ना आरएमएस का कॉन्सेप्ट है, ना मैक्सिमम का है, ना पीक का है। वहाँ एक ही है जो है 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट है, 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, उसमें कहीं बदलने वाला नहीं है। बट एसी में चेंजेस होते हैं, इसी वजह से अलग अलग वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हर एक इंस्टेंट पे जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पे आए, किसी टाइम पे जो मैक्सिमम हो उससे ज़्यादा वैल्यू हो नहीं सकती, वो मैक्सिमम वैल्यू करंट हो या वोल्टेज। एवरेज वैल्यू का मतलब है, जैसे डीसी में करंट का क्या मतलब होता है? डीसी में करंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। डीसी में किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर उसी चीज़ को हम एसी में रिलेट करें, जैसे डीसी में, अगर डीसी में कोई करंट पूछे तो चार्ज इनटू, अगर डीसी में कोई करंट पूछे
चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब Q इक्वल्स टू IT, कैपिटल I कर देते हैं। ये DC वैल्यू का बता रहा है फॉर्मूला। अभी हम एवरेज पे आएंगे। DC में चार्ज क्या होता है, I इंटू टी। DC में हम क्या देखें, DC में जो करंट होगा वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। DC में कांस्टेंट करंट है, तो कांस्टेंट करंट की वजह से क्या लिख देंगे हम, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये करंट का बेसिक डेफिनेशन है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा वही करंट होगा। तो DC में यहाँ से चार्ज की देखें तो क्या हो गया, I इंटू टी। अगर वही हम AC में बात करें, वही हम चार्ज की AC में बात करें तो AC में क्या होगा, सिंपल I इंटू टी न होते हुए करंट क्या है, T के फंक्शन में है। T करंट, I करंट जो T के फंक्शन में है, तो T करंट के फंक्शन में इसीलिए क्या कर दिए, IT dt और इंटीग्रेट कर दिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको इंटीग्रेट कर दिए तो हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको इंटीग्रेट किए तो क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक, अगर दोनों चार्ज DC और AC में चार्ज फ्लो अगर हमको कंपेयर करना है, अगर DC के पर्टिकुलर करंट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर हमको AC में भी यही चीज़ करना है, तो वहीं पे एवरेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस करंट का हम एवरेज ले लेते हैं, वहीं से एवरेज का आता है। जब दोनों चार्ज को हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से जो करंट I आ जाएगा, जैसे I इंटू टी है, इसको इक्वेट करेंगे इससे IT dt, IT dt, तो यहाँ से जो I आ जाएगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी IT dt। ठीक, इसको हम और अच्छे से एक बार और समझते हैं। देखिए फॉर्मूला यही है, बहुत सारे लोग यही बता के छोड़ देते हैं, बट हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, एवरेज। एवरेज कहाँ निकालेंगे, AC में। AC का एवरेज का क्या होगा, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ IT dt इन टाइम पीरियड T। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड T में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड T में अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या है, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन IT dt। कहाँ से आया, समझा दिए। DC में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर हमको AC में भी इक्विवेलेंटली उतना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके लिए कितना करंट बहेगा, वही एवरेज करंट है डेफिनेशन वाइज। फॉर्मूला याद रखना है, I एवरेज इक्वल्स टू 1/T IT dt इंटीग्रेशन। इसको अगर इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, मैथ में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो कोई अगर हमको कर्व दे दिया, करंट का कोई कर्व दे दिया और हमसे बोला इस करंट का एवरेज वैल्यू निकालिए, तो उसका जो भी कर्व रहेगा उसका एरिया निकाल के टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। तो इसको और हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। एरिया ऑफ कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये एवरेज है। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और समझ में आएंगी कि क्या होता है एरिया ऑफ कर्व अपॉन टाइम पीरियड। और ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हुआ। कहाँ से आया, यहाँ से आया। क्या किए, DC के केस में जो चार्ज फ्लो था और AC के केस में जो चार्ज फ्लो था, दोनों को कंपेयर कर दिए, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया 1/T इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। और जो लिमिट रहेगा वो टाइम पीरियड T का रहेगा। अगर 0 से T है तो T हमको टाइम पीरियड लेना है, या तो 0 से T ले लें या -T/2 से T/2, कुछ भी ले लें, मतलब टाइम पीरियड T होना चाहिए लिमिट में। ठीक, एरिया इंटीग्रेशन को क्या हम बोल देते हैं, एरिया अंडर कर्व और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 1/T के वजह से। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे इसका अगले क्लास में तो वहाँ से हम समझेंगे कि एवरेज वैल्यू कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट हुआ। अभी तक क्या समझे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे RMS वैल्यू और एवरेज और RMS के हम क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे। ओके।